हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड चांस टू लव यू बेटर का पार्ट 15 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेटर बनने का नाटक कर रहे बॉडीगार्ड ने आखिरकार ऑरेंज जूस में वो दवाई मिला दी थी और उसे लेकर शाहजहां के पास चला गया था। उस दवाई में ना ही कोई कलर था, ना ही कोई स्मेल थी, जिसकी वजह से वो दवाई अच्छी तरीके से जूस में घुल गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बॉडीगार्ड शाहजहां के पास पहुंचा, उसने चुपके से दवाई वाले ऑरेंज जूस को एक दूसरे ऑरेंज जूस से चेंज कर दिया और उस दूसरे जूस को शाहजहां को दे दिया। और जिस जूस में दवाई डाली हुई थी वो जूस अभी भी गार्ड के पास ही थी। दूसरी ओर ये बिंग, जो कि दूर से ये सब देख रही थी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि गार्ड ने कैसे जूस को चेंज कर दिया है। उसे लगा कि शाहजहां वही जूस पी रहा है जिसमें दवाई मिली हुई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शाहजहां तो बिल्कुल क्लीन जूस पी रहा है। जान को जूस पीते हुए देख ये बिंग अपना मुंह बनाती है और अपने मन ही मन हंसती है। वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पा रही थी। उसने आखिरकार ऐसा कर दिया। उसने शाहजहां की लाइफ बर्बाद कर दी। अब शाहजहां कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद जैसे ही बॉडीगार्ड का काम शाहजहां के पास ख़त्म हुआ, वो वापस ये बिंग के पास लौट आया। गार्ड के पास अभी भी ग्लास में वो जूस था जिसमें कि वो दवाई मिली हुई थी। इसके बाद गार्ड ने ये बिंग से कहा, मैम आपको भी थोड़ा ड्रिंक पीना चाहिए, ये लीजिए, अपनी जीत का जश्न मनाइए, है ना। इतना बोलकर गार्ड ने जिस जूस में दवाई मिली हुई थी उस ग्लास को ये बिंग को थमा दिया। ये बिंग ने गार्ड को जवाब देते हुए कहा, तुमने सही कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं इसके लिए तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। इतना बोलकर ये बिंग ने तुरंत जूस पीना शुरू कर दिया। अब वेटर का भेस बदले हुए बॉडीगार्ड का काम पूरा हो गया था, इसीलिए वो जल्दी से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसने कपड़े बदलकर एक काला सूट पहन लिया और वो ईवो के सेक्रेटरी के पास चला गया। इसके बाद बॉडीगार्ड ने सेक्रेटरी से कहा, बॉस ने यह ऑर्डर दिया है कि तुम्हें इस दवाई का पता लगाना होगा। आखिर ये किस तरह की दवा है जो कि वो लेडी हमारे यंग मास्टर को पिलाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर सेक्रेटरी ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत गार्ड के साथ कार में बैठा और वहाँ से चला गया। अपने ऑर्डर को पूरा करते हुए उसे इस चीज़ का पता लगाना होगा कि आखिर ये किस तरह की दवा है जो कि ये बिंग उसके यंग मास्टर को पिलाना चाहती थी। दरअसल बॉडीगार्ड ने जूस में दवा मिलाई तो थी, लेकिन उसने थोड़ा सा बॉटल में बचा भी ली थी ताकि इस चीज़ का बाद में पता लगाया जा सके कि आखिर यह किस तरह की दवा है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटरी जो कि कार में था, उसने तुरंत ईबो को सारी बातों के बारे में इन्फॉर्म किया और ईबो ने चुपके से ये बिंग की ओर देखा जो कि वही ऑरेंज जूस आराम से पी रही थी जिसमें कि वो दवा मिली हुई थी। हालांकि वांग ईबो को ये नहीं पता है कि उस जूस में किस तरह की दवा मिली है, लेकिन फिर भी वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। वांग ईबो ने सोचा कोई उसके घेर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरी ओर हम शाहजहां को देखते हैं जो कि अपने अंकल गू को देखता है, लेकिन वो ये देख पा रहा था कि उसके अंकल गू अभी उदास लग रहे थे। हालांकि वो थोड़ी देर पहले ही अंकल गू से मिला था, तब वो खुश थे, लेकिन अचानक से वो सैड क्यों हैं। इसके बाद शाहजहां ने अंकल गू से पूछा, अंकल आपको क्या हुआ, आप अचानक से इतना ज़्यादा सैड क्यों हो गए हैं। शाहजहां की आवाज़ में वरीडनेस साफ फील हो रही थी। इसके बाद मिस्टर गू ने शाहजहां को आंसर करते हुए कहा, कुछ नहीं डियर, बात बस इतनी है कि मैंने यहाँ पर कुछ बुरे लोगों को देखा जिनके साथ मेरी यादें बहुत भयानक है और जिन्होंने मेरे यंग हुड को बर्बाद कर दिया था। और मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, ना ही उनसे बातचीत करनी चाहिए। इतना बोलते हुए मिस्टर गू मुस्कुरा दिए। मिस्टर गू ने अपने मन ही मन सोचा कि भले ही उसने सोचा था कि वो सारी चीज़ों को इग्नोर करेगा और सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन जब उसने उस औरत को देखा जिस औरत ने उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था और अब वो उसके हस्बैंड के साथ हैप्पी है, तो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ। उसने जितना आसान सब कुछ भुलाना सोचा था, ये सारी चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। हालांकि वो उन्हें नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं भूल सकता कि सालों पहले उसके साथ क्या हुआ था।
वो उन दोनों को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जब आखिरकार उसे अब पता है कि उसका बच्चा उन दोनों की वजह से गायब हुआ था, या फिर कहें मर गया था, और उन दोनों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब शाहजहां ने अपने अंकल की बात सुनी तो उसने उस ओर देखा जहां उसके अंकल अभी देख रहे थे। उसने देखा कि उस ओर एक औरत और एक आदमी खड़े हैं जो कि उन्हीं की ओर देख रहे थे। उन दोनों को देखकर शाहजहां को कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। उन लोगों को देखते ही ऐसा लग रहा था कि वो लोग अच्छे लोग नहीं होंगे। इसके बाद शाहजहां ने अंकल गुरु से कहा, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर वो तुम्हें धमकाने की हिम्मत करते हैं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शाहजहां को उन दोनों को देखते ही बुरी आभास इसलिए हुई क्योंकि उन दोनों के फेस को देखते ही शाहजहां को ये बिंग और उन बुरी नौकरानियों के बारे में याद आ गया जिसके बारे में वो कभी सोचना नहीं चाहता है। इसके बाद शियाओगू ने शाहजहां से कहा, माय गुड बॉय, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मुझे धमकाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो अब हम कुछ खाना खाने चलते हैं। इतना बोलकर शियाओगू शाहजहां के साथ वहाँ से चला गया। शियाओगू का मूड अब ठीक हो गया था और वो अपने दुखी पलों को भूल गया था, या फिर कहें जैसे ही शाहजहां उसके पास आया उसके दुखी पल जैसे गायब हो गए। शाहजहां ने भी शियाओगू के बात पर अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने पहले ऑरेंज जूस पिया है, लेकिन अब वो यहाँ पर मौजूद अलग अलग तरीके के खानों को टेस्ट करना चाहता है। दूसरी ओर मिस्टर यू और मिसेस यू दोनों बीतते सेकंड के साथ और भी ज़्यादा घबरा रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे शियाओगू शाहजहां के साथ अच्छे से बात कर रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद उन्होंने वांग यीबो के करीब भी जाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। यहाँ आने के बाद उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर यू ने मिसेस यू से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे डर है कि शियाओगू शाहजहां को हमारे बारे में ऐसी बातें कहेगा जिसकी वजह से शाहजहां हमें बुरा समझेगा। मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल भी हमारे बारे में सच नहीं कहेगा और शाहजहां को हमारे बारे में बुरी बातें बताएगा जिसकी वजह से जान को गलतफहमी हो सकती है और वो हमसे नफरत भी कर सकता है। उनकी बात का जवाब देते हुए मैडम यू ने कहा, मैं शाहजहां से बात करने की कोशिश करूंगी जब वो अकेला होगा तब। अभी हमें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और तुम जाओ, तुम्हें मिस्टर ईबो से और भी ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए और दूसरी ओर मैं अपना काम ज़रूर करूंगी। इतना बोलकर वो दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। दूसरी ओर बॉडीगार्ड जिन्हें कि साफ तौर पर उन पर नज़र रखने के लिए ऑर्डर दिया गया था, उन्होंने भी सीक्रेटली उन दोनों को फॉलो किया ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि वो दोनों ही पार्टी में कोई गड़बड़ ना कर सकें। अब हम देखते हैं ये बिंग जो कि अच्छे मूड में थी क्योंकि वो जो करना चाहती थी वो काम हो गया था, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए मैडम यू के पास पहुंची। इसके बाद ये बिंग ने अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ मैडम यू से कहा, माँ सब कुछ हो गया है और अब हमें बस इंतज़ार करना होगा ताकि हम दवा का असर देख सकें। बेचारी ये बिंग इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो जो शाहजहां को देना चाहती थी वो उसने अनजाने में खुद पी लिया था। दूसरी ओर मैडम यू ये बिंग की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बिंग अपना काम इतने जल्दी पूरा कर लेगी। हालांकि ये एक अच्छी बात है। इसके बाद मैडम यू ने अपने फेस पर एक स्माइल के साथ ये बिंग को आंसर किया, तो बस इंतज़ार करो और 1 या 2 घंटे में हम सभी को एक शो देखने को मिलेगा। जब दवाई अपना असर दिखाएगी तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। मैडम यू ने सोचा कि जैसे बाप और बेटे अपने यूनियन की वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, कुछ देर बाद ही वो खून के आंसू रोएंगे और ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। अब हम दूसरी ओर देखते हैं शाहजहां जो कि पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। वो आज इस पार्टी में बहुत ज़्यादा दिलचस्प लोगों के साथ मिला जिनसे कि उसके अंकल ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था। इस पूरे पार्टी में उसके अंकल गू के बहुत ज़्यादा क्लासमेट्स भी हैं। जो अंकल या फिर आंटीज़ हैं उन्होंने शाहजहां से ये कहा कि वो बिल्कुल शियाओगू की तरह दिखता है। जब शियाओगू यंग हुआ करता था तो वो भी बिल्कुल शाहजहां की तरह दिखता था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सोच लिया था कि वो अंकल गू का बेटा है।
और शाहजहान भी सच में अंकल गो का वही खोया हुआ बेटा बनना चाहता है। जहाँ तक कि देखा जाए वो सिर्फ अंकल गो की तरह दिखता ही नहीं बल्कि उनका नाम भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर सिर्फ सरनेम की बात कहा जाए तो वो शियाओ है और उसके अंकल गू भी शियाओ हैं, लेकिन उसके अंकल गू अपने खोए हुए बेटे को जो नाम देना चाहते थे जैसे कि जान, और वो नाम जान के पास भी है, तो वो अगर अंकल गू का वही खोया हुआ बेटा बन जाता है तो इससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगा। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान जो कि वॉशरूम में गया। फ्रेश होने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और उसने आईने के सामने अपने पेट के ऊपर से कपड़ा थोड़ा हटा दिया, जिसकी वजह से उसका पेट दिखने लगा जो कि बिल्कुल सपाट था, लेकिन पेट के निचले हिस्से में उसे बहुत ज़्यादा टाइट महसूस हो रहा था। और उसे देखते हुए जान ने एक आह भरी। इसके बाद जान ने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, काश मैं प्रेग्नेंट हो पाता और एक बेबी को बर्थ दे पाता। मैं हर रोज़ गॉड के सामने ये प्रे करता हूँ और उनसे एक बेबी मांगता हूँ। पता नहीं मेरी विश कब पूरी होगी। इतना बोलकर जान ने आह भरते हुए अपने पेट को ढक लिया और इसके बाद वो वॉशरूम से बाहर जाने ही वाला था। हालांकि वो थोड़ी दूर चला, लेकिन ज़्यादा दूर जाने से पहले ही किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। जब जान ने पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन पर्सन है तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि वो इस पर्सन से पहले कभी नहीं मिला है और जिस तरह से वो पर्सन उसे देख रहा है, इस नज़र को जान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उस लड़के को देखकर ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा परवर्ट है। इसके बाद उस लड़के ने शाहजहान से कहा, हेलो ब्यूटी, मैंने सुना कि तुमने वॉशरूम के अंदर क्या कहा। हालांकि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता हूँ और तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इतना बोलकर उस पर्सन ने अपने लिप्स को लिक किया। उसकी आंखों में लस्ट भरा हुआ था और वो शाहजहान को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। शाहजहान ने उस लड़के की बात सुनी, उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हुआ और इसीलिए उसने अपना हाथ झटक कर उस अनजान पर्सन से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक ऐसी पार्टी में उसे इतना ज़्यादा बेशर्म और डिस्गस्टिंग पर्सन मिलेगा जो कि उसके साथ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद शाहजहान ने उस लड़के को वार्निंग देते हुए कहा, डिस्गस्टिंग, अगर तुमने मुझे दोबारा अपने उन गंदे हाथों से छूने की हिम्मत की या फिर मेरे करीब आने की कोशिश की तो तुम्हें इसके लिए रिग्रेट होगा। इतना बोलकर शाहजहान वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उस लड़के ने फिर से उसे रोक दिया। इसके बाद उस लड़के ने शाहजहान से कहा, सो स्टबन, और इसीलिए मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। देखो, मैं यू फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो, जब तक कि तुम मेरे साथ सोने। इससे पहले कि यू डोंग और कुछ बोल पाता, वो दर्द से चिल्ला उठा और उसने अपनी नाक को छुआ जहाँ से खून बह रहा था। हम देखते हैं शाहजहान जो कि अभी थोड़ा डर महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने शाओ झांग को वहाँ देखा, वो तुरंत झांग के पीछे जाकर छुप गया, जो कि अब उसके सामने खड़ा था और वो उस गंदे पर्सन को मार भी रहा था। दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, इस बात को सिखाने में तुम्हारे मॉम एंड डैड असफल रहे और तुमने हिम्मत कैसे की कि तुम अपनी गंदी नज़र मेरे भाई के ऊपर डालो। दूसरी ओर जब शाहजहान ये सुनता है कि शियाओ झांग उसे भाई कह रहा है तो जान मुस्कुराया। उसका दिल बहुत ज़्यादा वार्म हो गया था। उसे ये महसूस हुआ कि उसके अंकल का बेटा उसे अपना भाई मानता है और उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। वो भी किसी को भाई कहना चाहता है और वो शियाओ झांग को अपना भाई कहने में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगा। इसके बाद हम देखते हैं यू डोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम दोनों जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम अपने मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लेकिन अगले ही पल यू डोंग अपनी जगह से डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि शाओ झांग ने अपना पैर ऊपर उठाया था ताकि वो उसे मार सके। लेकिन यू डोंग के पीछे हटने की वजह से वो उसे नहीं मार पाया। इसके बाद शाओ झांग ने यू डोंग को आंसर करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, तुम एक बेशर्म, बेवकूफ़ और निहायती लस्ट से भरे एक पर्सन हो जिसके मन में बिल्कुल भी दूसरों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है।
अगर तुमने एक और शब्द कहने की या फिर मेरे भाई के पास जाने की हिम्मत की तो इस बार मैं तुम्हारे गर्दन पर वार करूंगा। इतना बोलकर श्याओ झांग ने यूडोंग को चेतावनी दी। दूसरी ओर यूडोंग, जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से तुरंत भाग गया। भागते हुए उसने सोचा कि इससे पहले कभी भी उसे किसी ने भी नहीं मारा है और उसने उम्मीद नहीं की थी कि अगर उसे कोई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मिला है तो उसके पीछे उसका एक खतरनाक भाई भी मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा हार्टलेस है और उसे मारता है। वो तो उसे इस तरह पीट रहा था जैसे कि वो उसे मारना चाहता हो। वो बहुत ज़्यादा निर्दयी है। दूसरी ओर शियाओ झांग, जो कि यूडोंग को भागते हुए देखकर अपना मुंह बनाता है। शियाओ झांग ने सोचा, लगता है कि ये उसका सौतेला भाई है जिसके पास बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है दूसरों के लिए और वो उसके भाई को परेशान करने आया था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसके भाई को परेशान करे। हालांकि वो अभी भी ये श्योर नहीं है कि शियाओजान ही उसका रियल भाई है या नहीं, लेकिन फिर भी वो शियाओजान को अपना खोया हुआ भाई मानना चाहता है। इसके बाद शियाओजान से कहता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें पता है कि ऐसे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब चलो, मैं तुम्हें वापस लेकर जाता हूँ और बाबा भी तुम्हें ढूंढ रहे थे। इतना बोलकर शियाओजान ने शियाओजान के सिर पर धीरे से पैट किया। उसकी बात का जवाब देते हुए शाहजहान ने कहा, अभी अभी मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गगा। मुझे नहीं पता कि आपको गगा कहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन आपने अभी अभी उस पर्सन को बताया कि आप मेरे भाई हो, इसीलिए आपको भाई कहना ठीक होगा। इतना बोलकर शाहजहान के गाल लाल हो गए। वो थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। वो शाहजहान को गगा तो कह रहा था, लेकिन साथ में वो शाहजहान के आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसके बाद शाहजहान से कहता है, बेशक तुम मुझे गगा कह सकते हो। मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसा एक प्यारा भाई चाहिए था और तुम बिल्कुल मेरे भाई बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे भाई बनने का वो सारा गुण मौजूद है। मैं बहुत ज़्यादा लकी महसूस करूँगा अगर तुम मेरे भाई होगे। उसकी बात का जवाब देते हुए शाहजहान ने एक्साइटेडली कहा, सच में? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तुम्हारे भाई वाले सारे गुण हैं? उसकी बात पर शाहजहान ने कोई जवाब नहीं दिया। बस मुस्कुराते हुए उसने शाहजहान के सिर को धीरे से रब किया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर चले गए। शॉकिंगली वो दोनों बहुत हद तक एक जैसे दिखते थे और अगर कोई पर्सन उन दोनों को नहीं जानता होगा तो वो दूर से ही देखकर ये बता सकता है कि वो दोनों रियल वाले भाई हैं। उन दोनों का ऐसे हाथ थामे बाहर आना वाकई में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और उन्हें देखकर लोग आपस में बड़बड़ाने लगे थे। ईवो ने भी देखा कि कैसे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर आ रहे हैं तो उसे थोड़ा सैड फील हुआ। ईवो ने खुद को समझाते हुए सोचा कि उसे समझना चाहिए और शांत रहना चाहिए। शाहजहान पहले से ही उसका है और उसे कभी भी धोखा नहीं देगा और ना ही किसी और से शादी करेगा। इसके बाद हम शाहजहान की एक्साइटेड आवाज़ सुनते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है, हस्बैंड हस्बैंड देखो ये मेरा भाई है और आज से हम दोनों रियल भाई हैं। शाहजहान की एक्साइटेड आवाज़ ने वांग यीबो को उसकी गहरी सोच से बाहर निकाल दिया, जो कि अब अपने होश में आ गया था। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान से कहा, यह तो अच्छी बात है, तुम दोनों बिल्कुल सगे भाई की तरह लग रहे हो। इतना बोलकर वांग यीबो ने मुस्कुराने की कोशिश की। इसके बाद उसने अपने गेयर को शाहजहान से छुड़ा लिया और उसे अपने क्लोज खींच लिया। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान के वेस्ट पर अपना हाथ रखा और उसे लगभग हक करते हुए वो थोड़ा बेटर महसूस करता है। इसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं ये बिंग, जो कि बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और अब लगभग 1 घंटा होने को है। ये बिंग ने सोचा कि वो वांग यीबो के क्लोज जाएगी। भले ही वांग यीबो उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन वो वांग यीबो के करीब की हर चीज़ देखना चाहती है और यहाँ तक कि उसे तो शाहजहान का वो शो भी देखना है। इसीलिए अगर वो शो करीब से देखेगी तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इतना बोलकर वो वांग यीबो और शाहजहान के पास चली गई। तो इसके बाद हम शाहजहान को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ये बिंग को अपने सामने देखा उसकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। वो सोचने लगा कि ये खतरनाक महिला इस पार्टी में क्या कर रही है। इसके बाद शाहजहान की नज़र अपने हस्बैंड के ऊपर पड़ी जो कि ये बिंग को ही देख रहा था, क्योंकि ये बिंग
उन दोनों के करीब आ रही थी। वांग यीबो को इस तरह ये बिंग की तरफ देखते हुए देख शाओजान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कुछ टाइम पहले उसके दिल में जो डर था वो डर वापस लौट आया। शाहजहान अपने मन में अजीबोगरीब ख्याल बनाते हुए सोचने लगा कि क्या वो दोनों मिलकर शाहजहान को यहाँ इंसल्ट करेंगे, वो भी हज़ारों लोगों के सामने। इतना सोचकर शाहजहान ने वांग यीबो से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वांग यीबो ने उसे नहीं छोड़ा, चाहे उसने कितने भी कोशिश क्यों न की हो। इसके बाद हम देखते हैं ये बिंग उन दोनों के सामने पहुंचते हुए कहती है, ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पॉपुलर कपल इस तरह की पार्टी में आ सकता है। हालांकि मुझे आप दोनों के बीच में इतना प्यार देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस हो रही है, और मैं इस बात को भी सोचने पर मजबूर हो रही हूँ कि आखिर मुझे भी ऐसा आदमी कब मिलेगा जो कि मुझसे इतना प्यार करेगा और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये बिंग का लहजा बहुत ज़्यादा सरकास्टिक था और बात करते हुए उसकी आंखें वांग यीबो से नहीं हट रही थी। उसके फेस पर जुनून और लालच साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ ईबो ने ये बिंग की बातों पर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसने ये बिंग की तरफ देखा। उसका ध्यान तो सिर्फ शाओजान पर था, जो कि उससे नाराज़ था और जान का चेहरा शिकायतों से भरा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो शाओजान के कान के क्लोज आते हुए कहता है, बहुत देर हो गई है बाओबे, चलो हम घर वापस चलते हैं। यहाँ रहना बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बाओबे बुरे व्यवहार और बुरी ऊर्जा से दूषित हो जाए। इतना बोलकर ईबो ने अपनी गर्म सांसें शाहजहान के नेक पर छोड़ी, जिसकी वजह से शाहजहान ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और उसके कान लाल हो गए। इसके बाद जान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसकी थोड़ी बहुत जो वरीडनेस थी वो भी गायब हो गई। वो अब एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। वो उन चेहरों को नहीं देखना चाहता जिन्होंने उसे इतना डरा दिया है और इतना दुखी किया है कि वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। इसके बाद ईवो अपने गियर के साथ वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, जिस बात से ये बिंग बिल्कुल नाखुश थी क्योंकि उसे इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा शॉक्ड भी थी। उसके सामने ये दोनों लोग बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। इसके बाद ये बिंग ने अपने हाथ पर वॉच की ओर देखा तो अभी सिर्फ 1 मिनट ही बाकी थे और वो उन्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दे सकती, वो भी बिना शो देखे। इसके बाद ये बिंग वांग यीबो और शाहजहान के सामने खड़ी हो गई। ये बिंग ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अभी नहीं जा सकते। दूसरी ओर शाहजहान, जिसने कि कभी भी ये बिंग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया है, ये बिंग ने उसे बहुत टॉर्चर किया है जब वांग यीबो उसे नफरत करता था और वो अभी भी ये बिंग को देखकर डर जाता है। हम देखते हैं वांग यीबो ये बिंग की ऐसी हरकतें देखकर अपनी भौहें सिकोड़ता है। इसके बाद वांग यीबो कहता है, क्या तुम हमें परेशान करने और यहाँ पर तमाशा खड़े करने के बजाय अपने बारे में चिंता कर सकती हो। वांग यीबो के वर्ड्स ने ये बिंग को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया और अगले ही पल उसके फेशियल एक्सप्रेशन बदल गए और वो दर्द से करा उठी। वो डर के मारे चिल्ला उठी जब उसके जांघों के नीचे अचानक से खून बहने लगा। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अब वो जहाँ खड़ी थी वहाँ का फर्श उसके खून से लाल हो गया था। ईवो ने भी ये नज़ारा देखा, लेकिन उसने अपने गियर की आंखें ढक दी और अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर कर वो तुरंत वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे शियाओगू और शियाओ झांग भी चले गए और जैसे ही वो चारों रेस्टोरेंट से बाहर गए, पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा मच गया। इसके बाद हम वांग यीबो की आवाज़ सुनते हैं जो कि कहता है, पहले ही यहाँ से निकल जाना बेहतर है ताकि हम किसी ऐसी चीज़ में ना फंसें जो कि हमें वरीड करे। पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और अब हमें ज़्यादा फन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर उसने मिस्टर गू और शाओ झांग से अलविदा लिया और वो शाओ झांग के साथ अपने अपार्टमेंट की ओर चला गया, जिसने कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद एक भी वर्ड नहीं कहा था। अब हम दूसरी ओर रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं ये बिंग जो कि चिल्लाते हुए कहती है, क्या हो रहा है, मुझसे खून क्यों बह रहा है, आह, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं मरना नहीं चाहती। इतना बोलकर ये बिंग आसपास खड़े मौजूद लोगों की तरफ देखने लगी जो कि क्लियरली सिर्फ उसकी तरफ देख रहे थे। कोई भी
उसकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि वहाँ पर मौजूद किसी भी पर्सन ने एक एम्बुलेंस भी बुलाने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर जब मैडम यू ये सब देखती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो तुरंत अपने हस्बैंड के साथ उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो यहाँ कैसे रहने की हिम्मत कर सकती है जब उस बिच ने वो दवा खुद ले ली थी। अगर इस पल ये बिंग उन दोनों को अपने पास बुला ले तो उनकी फैमिली मुसीबत में पड़ सकती है। भले ही उसने कुछ भी इस पार्टी में हासिल नहीं किया है, लेकिन यहाँ से चले जाना ही अभी के लिए बेहतर होगा। कम से कम उसका बेटा बहुत ज़्यादा समझदार था, जो कि पहले ही इस पार्टी से चला गया था। हालांकि उसे किसी ने मारा था, लेकिन उसके बेटे ने इस बात को बताने से इनकार कर दिया कि क्या हुआ है, और बस इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे घर जाना है। इसके बाद हम कार के अंदर मैडम यू को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड से कहती है, हनी, हमें जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ से चले जाना होगा, इससे पहले कि मुसीबत हमारे पीछे पड़ जाए। इतना बोलकर यू ने अपने हस्बैंड को गाड़ी चलाने का इशारा किया। अब हम थोड़ा सा टाइम स्किप करके देखते हैं। बेहोश हो चुकी ये बिंग को हॉस्पिटल ले जाया गया था और अब तक उसकी हालत थोड़ी स्टेबल थी। 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था और अब ये बिंग ने अपनी आंखें खोली तो उसे फील हुआ कि वो हॉस्पिटल में थी। इसके बाद ये बिंग किसी की आवाज़ सुनती है, जो कि कह रहा था, आखिरकार तुम जाग गई, कम से कम तुम्हें टाइम रहते ही यहाँ ले आया गया। जब ये बिंग ने अपनी नज़रें उठाकर उस पर्सन की ओर देखा तो ये एक डॉक्टर था। इसके बाद ये बिंग ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने उसे आंसर करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह की खतरनाक दवाई ली थी, लेकिन थैंकफुली तुम्हें टाइम रहते ही हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया और तुम्हारी जान बच गई। लेकिन बुरी खबर यह है कि तुम्हारा यूट्रस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, यानी कि ख़राब हो चुका है। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि तुम्हारे यूट्रस बिल्कुल जला हुआ लग रहा है और तुम्हें टाइम टाइम पर हॉस्पिटल आना होगा ताकि तुम्हारा चेकअप हो सके। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम फ्यूचर में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और ना ही कोई बेबी बर्थ दे सकती हो। दूसरी ओर ये बिंग के ऊपर डॉक्टर के वर्ड्स बिल्कुल बम की तरह आकर गिरे। उसने अभी क्या सुना? वो फ्यूचर में कभी भी एक बेबी कैरी नहीं कर सकती, ना ही उन्हें बर्थ दे सकती है। ऐसा कैसे हुआ? आखिर वो दवा खुद कैसे ले सकती है जब उसने क्लियरली शाहजहां को वो संतरे का जूस पीते हुए देखा था? उसके साथ धोखा हुआ है। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो खुद का मजाक बना बैठी। उसे नहीं पता कि उसे इस टाइम क्या कहना और करना चाहिए, लेकिन वो अभी खुद पर हंस रही थी। उसे खुद पर हंसना चाहिए। उसने हमेशा से यही सोचा था कि वो हमेशा जीतेगी, लेकिन वो हार गई। वो बस एक बेकार गेयर से हार गई, एक नालायक बेकार गेयर से। अब हम देखते हैं ये बिंग, जो कि हंस रही थी, रो रही थी और चिल्ला रही थी। उसका पूरा फेस आंसू से ढका हुआ था। ये बिंग ने हंसते हुए और चिल्लाते हुए कहा, क्या मैं दुखी हूँ? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं एक मजाक हूँ, सिर्फ एक मजाक। अब हम दूसरी ओर देखते हैं ईबो, जो कि कहता है, जब से हम रेस्टोरेंट में निकले हैं तब से तुमने एक भी वर्ड नहीं कहा है। आखिर तुम अचानक से सैड क्यों हो गए हो? ईबो, जो कि शाहजहां को सैड नहीं देख पा रहा था। हालांकि वो लोग अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं। ईबो ड्राइव कर रहा है और वो दोनों अभी भी कार में हैं। हम देखते हैं शाहजहां अपना मुंह फुलाए बैठा था। हालांकि वो दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ईबो की बात सुनी, उसने मुड़कर वांग ईबो की तरफ देखा। इसके बाद शाहजहां वांग ईबो के फोrehead पर अपने हाथों से मारते हुए कहता है, तुमने मुझे ड्रिंक नहीं करने दिया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से अल्कोहल की स्मेल महसूस कर सकता हूँ। गाइस, यहाँ पर ईबो कार नहीं चला रहा है, बल्कि ड्राइवर कार चला रहा है और वो दोनों पीछे बैठे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं वांग ईबो शाहजहां को जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें शराब पीने देना ये एक गलती है। क्या होगा अगर तुम पूरे पार्टी में सभी से प्यार करने लगो? आखिर मैं वहाँ पर मौजूद हज़ारों लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ? मैंने अभी भी तुम्हारे उस लूबाई से शादी करने की विश को
पूरा हिसाब नहीं चुकाया है। इतना बोलते हुए वांग यीबो की आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप हो गई और उसने भागने की कोशिश कर रहे शाहजहान को अपनी बाहों में पकड़ लिया। इसके बाद शाहजहान वांग यीबो से घबराते हुए कहता है, कैसा हिसाब? तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं लू बाई से अकेले मिलने जाऊंगा तो। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, उसका गाल शर्म की वजह से लाल हो गया। वो आगे के वर्ड्स और नहीं बोल पाया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वही वर्ड्स कहे जो कि उसके हस्बैंड ने कुछ दिनों पहले उससे कहा था। दूसरी ओर वांग यीबो के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और अब उसकी आंखों में मस्ती भरी हुई थी। यीबो ने जब ये देखा कि शाहजहान कैसे ब्लश कर रहा है तो वो शाहजहान के साथ और भी खेलना चाहता था। लेकिन अगले ही पल वांग यीबो ने सोचा कि वो अपने गियर को और ज़्यादा नहीं छेड़ेगा, क्योंकि उसे डर है कि उसे रात को बेडरूम से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो बाहर नहीं सोना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो शाहजहान के और भी क्लोज आते हुए कहता है, इस बारे में क्या ख्याल है कि आज रात हम दोनों कार में करें? अंकल जो भी आसपास नहीं है और हम बस घर में अकेले होंगे। उसकी बात का जवाब देते हुए शाहजहान ने तुरंत कहा, रुको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तुमने मुझसे पहले ही वादा किया था कि तुम आज ऐसा नहीं करोगे। उसकी बात पर वांग यीबो ने कहा, लेकिन तुमने तो अभी मुझसे कहा कि तुम शराब पीना चाहते हो और मैं तुम्हें शराब पीने दूंगा, लेकिन जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तब। वैसे भी मैं सिर्फ एक बार ही करूँगा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। उसकी बात पर शाहजहान ने अपनी आंखें घुमाई और उसने भागने के तरीके खोजने की कोशिश की। वो इस जानवर के शब्दों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। चाहे ईबो इस तरह की कितनी भी कसम क्यों न खाए, एक बार का मतलब एक बार कभी भी नहीं होता है। और जब एक बार वांग ईबो शुरू हो जाता है तो वो अपना सारा वादा भूल जाता है। इसके बाद शाहजहान वांग यीबो से कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं कोई 3 साल का बच्चा हूँ जो तुम्हारी बातों में ऐसे ही आ जाऊँगा और तुम पर भरोसा कर लूँगा? इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, वो फिर से चिल्लाया, मेरा अंडरवेयर मत फाड़ो, ये बहुत महंगा है और तुम्हें पता है। कार के अंदर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ शाहजहान जो कि मना करते करते थक गया था, तो आखिरकार उसने वांग यीबो को खुद से दूर करने की कोशिश करना बंद कर दिया और वांग यीबो की जो भी मर्जी थी उसे करने दिया। लेकिन इससे पहले कि वांग यीबो आगे बढ़ पाता, शाहजहान का फेस पीला पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। इसके बाद शाहजहान ने अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहा, हस्बैंड, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ हिलिए मत और इसे बाहर निकालिए। ईबो शाहजहान की ऐसी आवाज़ सुनकर घबरा गया और वो तुरंत शाहजहान से अलग हो गया। इसके बाद उसने शाहजहान को कसकर हग कर लिया, जो कि दर्द की वजह से काँप रहा था और अपने पेट को पकड़े हुए था। इसके बाद वांग यीबो शाहजहान से कहता है, क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना बोलकर उनकी कार हॉस्पिटल की तरफ घूम गई। लेकिन जैसा कि शाहजहान ने अपने हस्बैंड के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था, उसने अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहा, अब दर्द बंद हो गया है और मुझे बस आराम करने की ज़रूरत है। मैं ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। इतना बोलकर शाहजहान ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया और कुछ ही देर में वो लोग अपने घर में थे। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर अपने बेडरूम में चला गया। वांग यीबो जो कि बहुत ज़्यादा वरीड था, इसीलिए उसने डॉक्टर को अपने घर पर बुलाया ताकि वो उसके गियर का चेकअप कर सके। क्या होगा अगर उसके गियर को कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो, और उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। वो इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता। इसके बाद हम टाइम स्किप करके देखते हैं डॉक्टर 1 घंटे बाद वांग यीबो के घर पहुंचा और जब तक शाहजहान सो चुका था, यीबो ने सब कुछ समझाया कि पहले क्या हुआ था और किस वजह से शाहजहान को अपने पेट में दर्द होने लगा था। उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर ने शाहजहान का अच्छे से चेकअप किया और उसे रिजल्ट पता तो था, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं था। इसके बाद डॉक्टर वांग यीबो से कहता है, वो प्रेग्नेंट हो सकता है और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि जब तक प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स पूरे नहीं हो जाते तब तक इंटीमेट होना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें कल प्रॉपर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना होगा
डॉक्टर की बात सुनते हुए वांग यीबो के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो रहे थे। इसके बाद वांग यीबो ने डॉक्टर से कहा, प्रेग्नेंट? वांग यीबो को अच्छी तरह से याद है कि आखिरी बार वो 1 महीने पहले अपने गेयर के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन 1 महीने पहले उसका गेयर एक दूसरे गेयर से शादी करने के कगार पर था। अगर वो पास नहीं होता तो शायद वो शादी कर भी लेता। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बार इंटीमेट होने से उसका गेयर प्रेग्नेंट हो सकता है। वांग यीबो के हाथ कांप रहे थे और कोई भी उसे देखकर ये बता सकता है कि वो एक्साइटेड है। शाओ जान हमेशा से ही एक बेबी चाहता था और अगर उसका गेयर अभी प्रेग्नेंट हो गया है तो शाओ जान से ज़्यादा खुश इस घर में कोई नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर ने वांग यीबो को टोकते हुए कहा, अभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए और सिक्योरिटी के लिए कल हॉस्पिटल में आ जाना। जैसे कि आपने कहा कि मूड बदलना, चिड़चिड़ापन फील करना और खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी होना, ये सभी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। वांग यीबो ने उनकी बात पर हाँ में अपना सिर हिलाया और डॉक्टर को रात को अपने ही अपार्टमेंट में रुकने को कहा, ताकि अगर रात को कुछ हो तो वो उस सिचुएशन को संभाल सकें। इसके बाद हम टाइम स्किप करके देखते हैं वांग यीबो को रात भर नींद नहीं आई। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका गेयर प्रेग्नेंट हो सकता है और साथ में अब उसके फैमिली में एक न्यू मेंबर जुड़ने वाला है। लेकिन साथ में वो इस बात के लिए भी वरीड है कि अगर वो बेबी का अच्छा फादर नहीं बन पाया तो, अगर बेबी को वो पसंद नहीं आया तो क्या होगा, अगर बर्थ के बाद बेबी उसे पसंद ना करे तो, और तब क्या होगा अगर बेबी के बर्थ के बाद उसका बाउबे, उसका गेयर अपना सारा ध्यान बेबी पर ही लगाने लगे तो, और उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई अटेंशन ना दे। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उसका गेयर धीरे धीरे उसे भूल जाएगा। और साथ ही वांग यीबो को ये भी अच्छी तरीके से याद है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया था जब बेबी का बर्थ हुआ था। अब हम मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। दूसरे दिन जब वांग यीबो जागा तो उसकी आंखें लाल थी, जिसे देखकर शाओ जान बहुत ज़्यादा वरीड फील कर रहा था। लेकिन वांग यीबो ने जान को यह एश्योर कराते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और वो दोनों ही नाश्ते के बाद हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि शाओ जान प्रेग्नेंट है। अब हम देखते हैं शाओ जान एक्साइटेडली अपने हस्बैंड से कहता है, हस्बैंड देखो मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ और ये हमारा बेबी है। यीबो ने उसे आंसर करते हुए कहा, हाँ बाऊबे, ये हमारा बेबी है और तुम मेरे बेबी को बर्थ देने वाले हो। इतना बोलकर यीबो ने शाओ जान के आंखों से उसके आंसू पोंछे। इसके बाद उसने शाओ जान के फोरहेड पर किस कर लिया। यीबो ने सोचा कि बेबी अभी सिर्फ 5 वीक्स का ही है, लेकिन कुछ महीनों बाद बेबी का बर्थ हो जाएगा, जिसके बाद पूरे घर में बच्चे के रोने की आवाज़ें और उसके किलकारने की आवाज़ें गूंजेंगी। अब जब आखिरकार शाओ जान प्रेग्नेंट है तो उन्हें बड़ा घर ले लेना चाहिए और उसी में रहना चाहिए। अब वांग यीबो इस बात से भी थोड़ा सावधान हो गया था कि वो अब शाओ जान के साथ ज़्यादा इंटीमेट ना हो, क्योंकि लगभग वो कल रात गलती करने को था। अगर कुछ हो जाता तो उसे नहीं पता वो क्या करता। अपनी पिछली लाइफ को याद करते हुए उसे ये अच्छी तरह से याद है कि वो पिछली लाइफ में बिल्कुल भी एक अच्छा फादर नहीं था, लेकिन वो अपनी इस लाइफ में ये मेक श्योर करेगा कि उससे कुछ भी गलती ना हो। इसके बाद हम शाओ जान की खुशी और एक्साइटेड भरी आवाज़ सुनते हैं जो कि वांग यीबो से कहता है, हस्बैंड चलो आज हम टेंपल चलते हैं और गॉड को शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने गॉड से ये वादा किया था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं हर दिन उनके सामने धूप बत्ती जलाऊंगा। इसके बाद हम अंकल कू को भी ये खुशखबरी सुनाएंगे। उसकी बात का जवाब देते हुए वांग यीबो ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ धूप बत्ती जला दूंगा। बहुत ज़्यादा धुआं अपने अंदर लेना बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वांग यीबो अपने गियर के साथ धीरे धीरे कार की ओर चला गया। इसके बाद वो दोनों सबसे पहले टेंपल गए ताकि वो गॉड के सामने धूप बत्ती जला सकें। फिर वो अपने प्रेग्नेंट गियर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें खरीदने मॉल गया। शाओ जान जो कि पहले ही अपने अंकल गू को ये खुशखबरी बताना चाहता था, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि पहले 3 महीना पूरा होने दो, उसके बाद ही वो ये खुशखबरी किसी को बता सकता है। अभी के लिए उन्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। जैसे ही शाओ जान और वांग यीबो घर पहुँचे, कुछ देर बाद ही सेक्रेटरी और वांग यीबो का बॉडीगार्ड
उसे कुछ रिपोर्ट करने उनके घर आए। जान ने यह सोचा कि शायद ये काम के बारे में कुछ होगा। उसने देखा कि कैसे ईवो अपने सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड के साथ स्टडी रूम में चला गया, जिसके बाद शाहजहान भी अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ गया। फिर अल्ट्रासाउंड के पिक्चर्स को देखने लगा, जिसमें एक छोटा सा मटर जैसा दाना देखा जा सकता था और डॉक्टर के मुताबिक यही उसका बेबी था। शाहजहान बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था और उसके आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। इसके बाद शाहजहान ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह मेरा बेबी है, मैं आखिरकार प्रेग्नेंट हूँ और वांग ईबो को मैं अब एक बच्चा दे सकता हूँ। अब हमारा एक बेबी होगा। शाहजहान ने सोचा कि वो अपने बेबी को एक बहुत ही लाड दुलार और प्यार भरे फैमिली में बड़ा करेगा। इसके बाद शाहजहान ने कहा, मुझे वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने बेबी के प्रोटेक्शन के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे बुरे लोग चले गए हैं और अब मेरा बेबी सेफ है। इतना बोलते हुए शाहजहान धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड की पिक्चर को सहला रहा था। शाहजहान को पता था कि उसके हस्बैंड और उसके साथ कुछ भी खराब नहीं है, इसीलिए उसे अब इस बात को भी लेकर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ देगा, क्योंकि आखिरकार अब वो प्रेग्नेंट हो सकता है। अब हम दूसरी ओर वांग ईबो के स्टडी रूम में देखते हैं, जहाँ की बॉडीगार्ड वांग ईबो से कहता है, बॉस, ये दवा जानलेवा है और इस दवा से न केवल बॉडी को हार्म होता है, बल्कि अगर कोई इस दवा को लेने के बाद बच भी जाता है तो वो बाज हो जाता है। इस तरह की दवा बैन है और इस तरह की दवा जिसके पास भी पाई जाती है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी बात खत्म होते ही सेक्रेटरी ने ईबो से कहा, पिछले दशक में कई महिलाएं रहस्यमय तरीके से मर गई। कुछ महिलाओं के बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था, तो कुछ के यूट्रस उनके शरीर से बिल्कुल जैसे गायब हो गया था और उन सारे ही महिलाओं के बॉडी से एक ही तरह की दवाई पाई गई। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कोई सुराग खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली जिस पर वो यकीन कर सकें। उन दोनों की बातें सुनकर वांग ईबो ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने एक बार सालों पहले गेयर्स के गायब होने और उनके मरने के बारे में सुना था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये दवा ये बिंग के हाथों में होगी, जो कि वो उसके गेयर को देने की कोशिश करेगी। ऐसी खतरनाक दवा जिसे लेने के बाद उसके गेयर की जान भी जा सकती थी। अगर वो पहले से ही सारे खतरों के लिए तैयार नहीं होता और सतर्क नहीं होता, तो वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अब तक उसके गेयर के साथ क्या हो सकता था। अब जब वांग ईबो इस बारे में ध्यान से सोचता है तो उसे ये याद आता है कि मिस्टर यू ने जिस लेडी से मैरिज की थी, उस लेडी का फैमिली बिजनेस सीक्रेट था और 30 साल पहले उनका फैमिली बिजनेस दवाई बनाने का काम करता था, लेकिन जब उनकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई तो उन्हें इस काम से बैन कर दिया गया और तब से उनका बिजनेस बंद हो गया था। अब वांग ईबो ये बहुत ही यकीन से कह सकता है कि अंदर ही अंदर बहुत ही गहरी बात चल रही है और इस बात के बारे में किसी को पता नहीं है। उसने अपने पिछली लाइफ में कभी भी यू फैमिली से या फिर मिस्टर यू से कांटेक्ट नहीं किया, ना ही उनसे कभी मिला। वो नहीं जानता कि उसके मरने के बाद बाकी चीज़ों का क्या हुआ। अब आखिरकार वांग ईबो ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सेक्रेटरी से कहा, ये पता लगाओ कि मैडम यू का फैमिली बिजनेस बंद हो जाने के बाद वो लोग आखिर किस तरह का सीक्रेट बिजनेस कर रहे हैं। खासकर तुम उसके फादर और उसके भाई को अपनी निगरानी में रखना और उनके बारे में सारी जानकारी निकालना। उसकी बात का जवाब देते हुए सेक्रेटरी ने कहा, यस बॉस। इससे पहले कि सेक्रेटरी वहाँ से जा पाता, वांग ईबो ने एक बार फिर से उसे रोक दिया। वांग ईबो ने कहा, रुको, सबसे पहले सावधान रहना और ज़्यादा अंदर तक मत जाना। इस मामले में जांच कर रही पुलिस को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दो और जिस डॉक्टर ने ये बिंग का इलाज किया है उस डॉक्टर को भी पुलिस के सामने सारी बातें बताने को कहो। इतना बोलकर वांग ईबो चुप हो गया। वांग ईबो जानता था कि सेफ्टी सबसे पहले आती है, चाहे उसके पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, लेकिन ये मामला मानव तस्करी और मौत का है। यहाँ तक कि इतने सालों से अच्छे अच्छे डिटेक्टिव्स और पुलिस भी इस बात को नहीं खोज पाए कि सारे मौतों का असली जिम्मेदार कौन है। और उसे ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर उसे इन सारी चीज़ों में घुसना है तो उसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा और उसे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
उसे न केवल अपने गियर के पेट में पल रहे अजन्मे बेबी के सेफ्टी की ज़रूरत है, बल्कि उसे अपने फैमिली की भी सेफ्टी की ज़रूरत है और उसे इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अब हम देखते हैं मैडम यू को, जो कि अपने घर वापस आ गई थी। वो अब थोड़ा सेफ महसूस कर रही थी। मैडम यू ने सोचा आखिरकार वो बच गई और उस इवेंट में किसी को भी ये पता नहीं चला कि ये बिंग उससे रिलेटेड है। मैडम यू ने ये सोचा था कि ये बिंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये बिंग इतनी ज़्यादा लापरवाह और बेवकूफ़ थी। ये बिंग को तो बस एक साधारण सा काम करना था। उस शाहजहान को वो दवा पिलानी थी और ये बिंग के हाथों तो वो भी नहीं हुआ। वो सच में ये बिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी, लेकिन वो गलत निकली। उसे लगा कि ये बिंग बहुत स्मार्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम यू ने सोचा कि वो कितनी बेवकूफ़ है। वो इतनी आसानी से कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने मुझसे आकर कहा कि उसका काम हो गया है। बेवकूफ़। इतना बोलते हुए मैडम यू ने ये बिंग को कर्ज किया। उसे अब कुछ और चीज़ों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अब ये बिंग तो बेकार हो गई। भले ही वो वांग इबो से मैरिज करने में कामयाब हो जाए, तो भी वो एक बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगी। अब ये बिंग बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं मैडम यू की आंखें मॉर्निंग में अपने फ़ोन के रिंगटोन से खुली। जब उसने मोबाइल उठाकर देखा तो ये उसके बड़े भाई ने कॉल किया था। अपने भाई का फ़ोन देखते ही मैडम यू घबरा गई। वो सोचने लगी कि आखिर क्या गलत हुआ होगा। उसका भाई उसे ऐसे ही फ़ोन नहीं करता, ज़रूर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। खास करके उसका भाई इतने सुबह सुबह कॉल कर रहा है, तो ज़रूर ही कोई बात होगी। इसके बाद मैडम यू ने कॉल को रिसीव किया और मैडम यू के भाई ने मैडम यू को अपने घर बुलाया। पूछने पर पता चला कि मैडम यू से वो कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं, और जिसे सुनते ही मैडम यू के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। मैडम यू ये सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। अब हम देखते हैं मिस्टर यू मैडम यू से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हारा भाई तुम्हें अपने घर क्यों बुला रहा है। अब हम थोड़ा सा मिस्टर यू के बारे में जान लेते हैं। मिस्टर यू कभी भी मैडम यू से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते और ना ही वो कभी मैडम यू को रुलाते हैं, क्योंकि वो अपने वाइफ की फैमिली से डरते हैं। उसे नहीं पता कि उसके वाइफ का फैमिली बिजनेस क्या है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा है कि ज़रूर उसके वाइफ के फैमिली मेम्बर कुछ खतरनाक बिजनेस करते हैं, और वो अगर मैडम यू के साथ ज़रा सा भी बुरा बिहेव करेगा तो उसे भी गायब कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मैडम यू मिस्टर यू को जवाब देते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, शायद फादर की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। हाल ही में वो बीमार थे और शायद इसीलिए भाई मुझे बुला रहे हैं। इतना बोलकर मैडम यू अपनी जगह से उठी और वो तैयार होते हुए ये सारी बातें कह रही थी। मैडम यू ने मिस्टर यू को ये भी कहा कि वो अपने भाई के घर जाकर ही नाश्ता करेगी। इसके बाद मिस्टर यू मैडम यू से कहते हैं, तो चलो हम साथ चलते हैं, मैं भी देखूंगा कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब कैसी है। उसे जवाब देते हुए मैडम यू ने कहा, नहीं, मेरे बड़े भाई ने मुझे अकेले जाने के लिए कहा है। हम किसी और समय एक साथ वहाँ जा सकते हैं और तुम मेरे फादर से मिल सकते हो। अब टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं मैडम यू अब अपने बड़े भाई के घर पहुँच गई थी, लेकिन घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, जिसे देखकर मैडम यू डर गई। इसके बाद मैडम यू ने अपने भाई से क्वेश्चन करते हुए कहा, बड़े भाई क्या हुआ, आपने तो मुझे बस फ़ोन करके यहाँ आने को कहा था, पर यहाँ आने का कारण नहीं बताया। उसे जवाब देते हुए मैडम यू के बड़े भाई ने कहा, यू स्टूपिड, तुम्हें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि तुमने क्या किया है। उसकी बात सुनकर मैडम यू डर गई, साथ में वो सैड भी हो गई। मैडम यू ने सोचा आखिर उसने क्या गलत किया है। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती है जिसकी वजह से उसके फैमिली को प्रॉब्लम हो। वो हमेशा सावधान रहती है। इसके बाद मैडम यू अपने भाई से कहती है, बड़े भाई मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो इतने दिनों बाद घर वापस आई हूँ और आप मुझे देखते ही चिल्लाने लगे और डांटने लगे। क्या आपको लगता है कि अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा बिहेव करना बिल्कुल भी ठीक है। उसे जवाब देते हुए मैडम यू के बड़े भाई ने कहा, जब तुमने उस दिन कॉल करके मुझसे दवा मांगी थी तो क्या मैंने तुम्हें ये वार्न नहीं किया था कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया, जिस लेडी को तुमने होशियार बताया था उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
और ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट और मीडिया पर छाई हुई है। अगर उस लड़की ने गलती से भी अपना मुंह खोला और पुलिस को हमारे बारे में बता दिया कि उसने वो बैन हो चुकी दवाई कहाँ से ली है, तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। तुम्हें लगता है कि अगर एक बार पुलिस हमारे पीछे पड़ गई तो हम बच निकलेंगे? इसके बाद मैडम यू के भाई ने अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा ऊंचे करते हुए कहा, हम वर्षों से बहुत ही चुपचाप काम कर रहे हैं। किसी को भी हम पर शक नहीं हुआ और ना ही कुछ गलत हुआ है। मेरा विश्वास करो, अगर इस बार कुछ भी होता है और पुलिस हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो मैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में भूल जाऊंगा और तुम्हारे साथ बिल्कुल बद से बदतर बिहेव करूंगा। मैडम यू को वार्निंग देते हुए मैडम यू के भाई ने सोचा कि वो अपने छोटी बहन को अपने सारे धंधे को इतनी आसानी से ख़राब नहीं करने दे सकता। आखिरकार उसने 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से ये बिज़नेस संभाला है और इसके पीछे बहुत मेहनत की है और वो अपने बिज़नेस को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकता। इसके बाद मैडम यू अपने पीले चेहरे के साथ अपने भाई को कहती है, क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया? आखिर ये कैसे हुआ? बोलते हुए मैडम यू हकला रही थी। मैडम यू को अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उसकी रियल इमेज सबके सामने उजागर न हो जाए। वो जैसे समाज के सामने खुद को अच्छा होने का दिखावा करती है, कहीं उसका असली चेहरा सबके सामने ना आ जाए। मैडम यू के लिए समाज के सामने उसकी अच्छी होने की इमेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर लोगों को उसके असली चेहरे के बारे में पता चला तो उसे नहीं पता कि वो क्या करेगी। वो नहीं चाहती कि लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें करें और वो जेल में चली जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलकर मैडम यू चिल्लाई। इसके बाद मैडम यू ने अपना बोलना कंटिन्यू करते हुए कहा, बड़े भाई, आपके पास तो कोई प्लान होना चाहिए। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं आपकी बहन हूँ और आगे क्या करना है आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। आप नहीं चाहते होंगे कि मेरा परिवार बर्बाद हो जाए। आपका नेफ्यू भी अभी छोटा है और आप ये नहीं चाहते होंगे कि हमारा बेटा दूसरों की वजह से कष्ट झेले। मैडम यू की बातें सुनकर मैडम यू के भाई का फेस अब थोड़ा शांत हुआ। वो अभी भी अपने नेफ्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालांकि वो बिगड़ा हुआ है और वो हर रोज़ बेवकूफ़ी भरा काम करता है, लेकिन वही उसका एकमात्र नेफ्यू है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद मैडम यू के बड़े भाई ने कहा, मैंने उस ये बिंग को बचाने के लिए अपने आदमी को भेजा था और तब तक ये बिंग ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था। उसने बस इतना कहा था कि वो एक पार्टनर है और कोई पर्सन जो कि उसे पसंद नहीं करता है, उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इतना बोलकर मैडम यू के भाई ने थोड़ा पॉज लिया। इसके बाद उन्होंने मैडम यू की आंखों में डीपली देखा। इसके बाद उसने अपनी छोटी बहन यानी कि मैडम यू से कहा, यू, यह आखिरी बार होना चाहिए। इसके बाद मैं नहीं चाहता कि तुम कोई और बेवकूफ़ी भरा काम करो जिससे हम उजागर हो जाएं और पुलिस हमें पकड़ ले। उसे जवाब देते हुए मैडम यू ने कहा, मुझे पता है बड़े भाई, आज से मैं बिल्कुल सावधान रहूँगी और कोई भी बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करूँगी। इतना बोलते हुए मैडम यू शांत हो गई। अब वो अच्छे मूड में थी। मैडम यू ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी। वो जानती थी कि उसके बड़े भाई के पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं मैडम यू अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी नाश्ता कर रही थी। उनके बीच में अब ये बातें नहीं चल रही थी कि कल क्या हुआ। वो अब अपने फैमिली के बारे में बातें कर रही थी और उनकी बातचीत बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। अब हम वहाँ ईबो को देखते हैं जिसने कि यू फैमिली के पीछे जासूस लगाया था। उस जासूस ने ईबो को ये इन्फॉर्म किया कि मैडम यू अपने घर को छोड़कर अपने बड़े भाई के घर चली गई है और दूसरी तरफ ये बिंग को भी पुलिस से रिहा कर दिया गया है। और जिन लोगों ने ये बिंग को ज़मानत दिलाई है वो चिंग फैमिली है और वो मैडम यू के फैमिली की दूर के रिश्तेदार हैं। डिटेक्टिव की न्यूज़ पढ़कर वांग यीबो ने सोचा कि ये बिंग एक बार हार चुकी है, लेकिन वो इतना आसानी से हार नहीं मानने वाली है। लेकिन ईबो भी ये जानने के लिए क्यूरियस है कि आगे का उसका प्लान क्या होगा, क्योंकि वो हमेशा से ये बिंग के वार के लिए तैयार है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं वांग यीबो के अंकल ली जुन को, जो कि बहुत दिनों से घर में ही था
उसने आराम करना चुना था, क्योंकि वांग यीबो बहुत ज़्यादा बदल गया है और वो अब पहले की तरह बेकार नहीं था। क्योंकि जब भी ली जुन कुछ न कुछ करने की कोशिश करता तो वो बदमाश उसे कुछ भी करके रोक देता। ली जुन को इस बात का भी शक था कि कहीं वांग यीबो के अंदर एक डेविल तो नहीं है, या फिर वांग यीबो ने ही अपने अंदर एक डेविल के साथ बर्थ लिया था और वो अंदर से डेविल है, वो भी इंसानी रूप में। क्योंकि अब वांग यीबो उसके एक भी प्लान को सफल नहीं होने देता है। अब ली जुन के लिए पैसा या फिर बिजनेस कोई गोल या एम नहीं था, उसका एक ही एम था, वो था शाओजान। वो शाओजान को कैसे हासिल करे, क्योंकि वो शाओजान से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। जब उसने पहली बार शाओजान को देखा था तो उसे ये फील हो गया था कि ये उसके लिए वही पर्सन है जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता है, और शाओजान ही उसका सच्चा प्यार है। ली जुन ने यह भी सोचा था कि वो शाओजान को उसके खोई हुई फैमिली खोजने में उसकी मदद करेगा, जिसके लिए उसने अपना रिसर्च शुरू भी कर दिया था और उसे शाओजान की फैमिली के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली है। और ली जुन ने सोचा है कि वो अब कल शाओजान से मिलेगा और उसे सारी बातें जो भी पता चली है उसकी फैमिली के बारे में वो सब कुछ शाओजान को बताएगा। ली जुन को पूरा यकीन था कि जब वो शाओजान को उसकी फैमिली के बारे में बताएगा तो शायद शाओजान उसे अलग नज़रिए से देखने लगे और उन दोनों के बीच कोई अच्छा बॉन्ड बन जाए। शायद वो दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाएं, और जिसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। ली जुन तो अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहा था। इसके बाद हम टाइम स्किप करके दूसरी ओर देखते हैं। वांग यीबो जो कि शाओजान से कहता है, बाओबे सब कुछ हो गया है, मैंने पहले ही एक घर ढूंढ लिया है और अब चलो चलते हैं, हम उस घर में ही रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो घर ज़रूर पसंद आएगा। वांग यीबो जो कि मॉर्निंग को बहुत जल्दी उठा था, इसके बाद वो मंदिर गया धूप बत्ती जलाने के लिए और अपने गियर के जागने से पहले वो घर वापस भी आ गया था। इसके बाद उसने चाचा झोऊ से खाना बनाना सीखा और झान को नहाने में उसकी हेल्प की। उसने झान को कपड़े भी पहनाए और उसे खाना भी खिलाया। वो नहीं चाहता था कि शाओजान कोई भी काम करे या फिर किसी चीज़ को छुए, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम देखते हैं शाओजान वांग यीबो को जवाब देते हुए कहता है, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि ये वाला घर गांव में है, तो मैं शायद इस घर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि शोरगुल और बिजी शहर में रहने से ज़्यादा अच्छा गांव होगा। क्यों ना हम अंकल को और भाई झांग को भी ले लें, और अगर वो लोग हमारे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अंकल गू को भी ये अच्छा लगेगा। और प्रेगनेंसी के बारे में अंकल गू बहुत ज़्यादा जानते हैं। इतना बोलते हुए इससे पहले कि शाओजान अपना कदम आगे बढ़ा पाता, वांग यीबो ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद वांग यीबो ने शाओजान से कहा, क्या होगा अगर तुम चलते समय गिर गए तो? बस अपने प्यारे हस्बैंड को अपना ख्याल रखने दो। शाओजान ने उसकी बात को प्रोटेस्ट करते हुए कहा, लेकिन लेकिन मैं खुद से चल सकता हूँ और मैं सावधान रहूँगा। लेकिन वांग यीबो ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गोद में उठाकर कार तक चला गया। वांग यीबो ने अपने साथ कुछ फल और गर्म पानी भी लिया था, ताकि जब उसके बनी को भूख लगे तो वो खा सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं इस वेब के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।